नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम दुनिया के सबसे विस्तृत लिखित संविधान को डिकोड करने वाले हैं। करीब 3 साल या बिल्कुल सटीक कहें तो 2 साल, 11 महीने और 18 दिन में तैयार हुआ ये दस्तावेज कोई साधारण कानूनी किताब नहीं है। आइए इसे एक वास्तुकला या कह सकते हैं एक मास्टर आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट के नजरिए से देखते हैं ताकि इसकी भव्यता को और बेहतर तरीके से समझा जा सके। 395 अनुच्छेदों वाले इस विशाल दस्तावेज को सिर्फ नीरस कानूनी पन्नों की तरह मत देखिए। जरा सोचिए, 1 अरब से ज्यादा लोगों के इतने बड़े और विविधता भरे लोकतंत्र को एक साथ पिरोकर रखना कोई छोटी बात तो है नहीं। ये असल में वो मास्टर ब्लूप्रिंट है जिसके दम पर हमारा पूरा गणतंत्र सुचारू रूप से काम कर रहा है। अब इस ब्लूप्रिंट की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये मुख्य रूप से 4 अलग-अलग, बहुत ही तार्किक परतों में बटा हुआ है। जैसे जैसे हम इसकी गहराई में जाएंगे, आप देखेंगे कि कैसे पूरी प्रणाली की हर एक परत दूसरी परत को सहारा देती है, बिल्कुल एक मजबूत इमारत की तरह। तो आज की हमारी ये निर्माण यात्रा इन 5 पड़ावों से होकर गुजरेगी। पहला, दार्शनिक नींव। दूसरा, परिधि या सीमाएं। तीसरा, भार उठाने वाले स्तंभ। चौथा, इमारत का इंजन रूम। और अंत में इसका निरंतर नवीनीकरण। चलिए एकदम जमीन के नीचे से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम उस दार्शनिक आधार या नींव की जांच करेंगे जिस पर यह पूरा गणतंत्र शान से खड़ा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किसी भी विशाल ढांचे की उम्र उसकी नींव की मजबूती पर ही निर्भर करती है। यहाँ जो सबसे क्रांतिकारी बात है वो ये कि इस भव्य संरचना की शक्ति किसी बाहरी ताकत या किसी राजा महाराजा से नहीं आती। हम भारत के लोग, यानी राष्ट्र का अंतिम अधिकार और इसकी अखंडता सीधे इसके नागरिकों से आती है। जरा सोचिए, 1950 के दशक के विश्व को देखते हुए ये कितना बड़ा और ऐतिहासिक रूप से साहसिक कदम था। और ये शब्द देखिए, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। ये सिर्फ कागज पर की गई सजावट नहीं है, ये वो मजबूत ब्रैकेट हैं जो न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे हमारे मूल उद्देश्यों को मजबूती से थामे रखते हैं। असल में यही इस इमारत का असली चरित्र है, जो हर नागरिक के जीवन को सही दिशा देता है। नींव के बाद अब जमीन के ऊपर चलते हैं। किसी भी बेहतरीन वास्तुकला में उसकी बाउंड्री लाइन एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, है ना? साथ ही ये भी तय होना चाहिए कि इस नए घर की चाबियां वास्तव में किसके पास होंगी। संविधान के भाग 1 और 2 बिल्कुल यही काम करते हैं। ये भारत की भौगोलिक सीमाओं को स्पष्ट रूप से खींचते हैं, इसे राज्यों के संघ के रूप में स्थापित करते हैं और जन्म, वंश या प्रवास के आधार पर यह तय करते हैं कि इस घर का वैध नागरिक यानी सिटीजन कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली परत में संविधान उन भार वहन करने वाले खंभों या पिलर्स का निर्माण करता है जो राज्य की असीम शक्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच एक बहुत ही सावधानी भरा संतुलन बनाते हैं। इस ढांचे में 3 बेहद खास हिस्से शामिल हैं, भाग 3, भाग 4 और भाग 4A। ये तीनों मिलकर एक शानदार त्रयी या ट्रिनिटी बनाते हैं जो शासन की इस भारी भरकम छत को गिरने से बचाते हैं। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि ये स्तंभ जिम्मेदारियों को कैसे बांटते हैं। एक तरफ ये राज्य की असीम ताकत से आम इंसान की रक्षा करते हैं, तो दूसरी तरफ सरकार को समाज कल्याण का रास्ता दिखाते हैं और साथ ही नागरिकों को उनके दायित्वों की भी याद दिलाते हैं। अगर हम भाग 3 पर जूम इन करें तो ये असल में नागरिक की ढाल है। ये हमें समानता के अधिकार और अदालतों द्वारा लागू की जा सकने वाली सुरक्षा की गारंटी देता है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 32 को ही ले लीजिए, जो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। इसीलिए इसे इस पूरे ढांचे की आत्मा भी कहा गया है। अब यहां आपको एक असली इंजीनियरिंग चमत्कार देखने को मिलेगा। जबकि ये मौलिक अधिकार पूरी तरह से हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन समाज में उनके वास्तविक प्रयोग को बहुत ही सावधानी से कैलिब्रेट या संतुलित किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि कोई भी हक असीमित या निरंकुश नहीं होता। और यह संतुलन कैसे बनता है? अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताओं को राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण काउंटरवेट्स के साथ तौला जाता है। ये एक बेहतरीन तरीका है ये सुनिश्चित करने का कि समाज में आज़ादी और अनुशासन दोनों एक साथ बने रहें। चलिए अब अगले हिस्से को देखते हैं। भाग 4 के नीति निर्देशक सिद्धांत अदालतों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन ये सरकार के लिए एक तरह के मॉरल कंपास या जीपीएस की तरह काम करते हैं।
जो उसे लगातार एक कल्याणकारी राज्य और आर्थिक न्याय की ओर कदम बढ़ाने की दिशा दिखाते हैं। इस त्रयी को पूरा करता है भाग 4A। दिलचस्प बात यह है कि इसे मूल ब्लूप्रिंट में काफी बाद में एक नैतिक संतुलन के रूप में जोड़ा गया था। यह हमें बस इतना याद दिलाता है कि अधिकारों के साथ साथ राष्ट्र, उसके आदर्शों और पर्यावरण के प्रति हमारे कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य भी हैं। पिलर्स के बाद अब हम इस भव्य इमारत के इंजन रूम में कदम रख रहे हैं। यहाँ हम उन वास्तविक ऑपरेटिंग तंत्रों को समझेंगे जो देश के लिए कानून बनाते हैं, उन्हें लागू करते हैं और इस पूरे सिस्टम को बिना रुके चलाते रहते हैं। इस इंजन रूम का सबसे मुख्य डिजाइन विकल्प है द्विसदनीयता या बाइसेमेरलिज्म। आसान भाषा में कहें तो ये विधायी इंजन को दो अलग-अलग लेकिन एक दूसरे के पूरक गियर्स में बांट देता है। इसका सीधा सा कारण है ताकि कोई भी कानून जल्दबाजी में न बने, उस पर विस्तृत बहस हो और हर आवाज सुनी जाए। यहाँ एक बहुत ही शानदार कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ सीधे जनता द्वारा चुनी गई लोकसभा है जो हर 5 साल में बदल सकती है, वहीं दूसरी तरफ राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली राज्यसभा है जो एक स्थायी संस्था है और कभी पूरी तरह भंग नहीं होती। अब ये समझने के लिए कि एक कच्चा विचार कैसे एक पक्का और बाध्यकारी कानून बन जाता है, हमें बहुत ही विशिष्ट चरण दर चरण असेंबली लाइन को देखना होगा। इसमें दोनों सदनों से पास होना और अंत में राष्ट्रपति की सहमति मिलना शामिल है। और इस पूरी विधायी यात्रा में एक बड़ा ही दिलचस्प बाईपास तंत्र भी है, धन विधेयक यानी मनी बिल्स। देश के खजाने से जुड़े ये बिल विशेष रूप से केवल लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं और राज्यसभा इन्हें रोक नहीं सकती। इससे ये सुनिश्चित होता है कि देश का आर्थिक काम बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चलता रहे। अंत में हमें ये मानना होगा कि इस जैसी भव्य इमारत कभी भी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं होती हैं। जैसे जैसे समय के साथ समाज बदलता है, इस ढांचे को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए लगातार नवीनीकरण या रेनोवेशन की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 368 इस ब्लूप्रिंट में बदलाव करने या संशोधन करने की इनबिल्ट शक्ति प्रदान करता है और यही कारण है कि ये दस्तावेज कोई जड़ पत्थर नहीं है। ये आज भी पूरी तरह प्रासंगिक है और 100 से अधिक संशोधनों के बाद भी आधुनिक भारत का सफलतापूर्वक मार्गदर्शन कर रहा है। तो आज के इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक बड़ा सवाल सामने आता है। अगली सदी की अभूतपूर्व चुनौतियों को देखते हुए इस उत्कृष्ट स्थापत्य ढांचे के किन स्तंभों को और मजबूत करने की आवश्यकता होगी और कौन से नए हिस्से बनाने पड़ सकते हैं? ये एक ऐसा विचारणीय प्रश्न है जो यकीनन इस गतिशील गणतंत्र के भविष्य को आकार देता रहेगा।